एक ताज पहनने वाली लड़की रूस के एक बड़े थिएटर की बहुत मशहूर डांसर थी। उसका शरीर बहुत सुंदर और लचीला था, इसलिए हर दिन बहुत से अमीर और ताकतवर लोग उसके प्रशंसक बनते थे। लेकिन उस लड़की का नाम डोमिनिका था और वह सिर्फ अपने नृत्य पर ध्यान देती थी। कारण यह था कि उसकी माँ के पैर में बीमारी थी, इसलिए डोमिनिका को अपना करियर हमेशा ऊंचाई पर बनाए रखना पड़ता था ताकि थिएटर की तरफ से उसकी मां को फ्री इलाज और रहने की जगह मिलती रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन जब डोमिनिका हमेशा की तरह मंच पर नाच रही थी, तभी उसके साथ एक हादसा हो गया। उसके डांस पार्टनर ने गलती से उसके पैर पर पैर रख दिया और उसका पैर टूट गया। जब डोमिनिका की आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसके पैर में लोहे की पिन लगी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि उसकी सर्जरी हो चुकी है। डोमिनिका समझ गई कि अब उसका डांस करियर खत्म हो गया है। 3 महीने बाद वह अस्पताल से घर लौट आई। अब वह अपने पैरों पर चल सकती थी। घर आने पर उसने देखा कि घर में एक आदमी बैठा है, उसका अंकल इवान। रूस की खुफिया एजेंसी में डिप्टी डायरेक्टर थे। काम की वजह से वह बहुत कम घर आते थे। जब डोमिनिका ने उनके लिए चाय बनाई तो इवान ने उसे काम में मदद करने का प्रस्ताव दिया और जाते समय एक दस्तावेज छोड़ गए। इवान के जाने के बाद डोमिनिका अपने कमरे में गई और उस दस्तावेज को देखने लगी। वहां उसे एक टेप रिकॉर्डर और कुछ फोटो मिले। टेप रिकॉर्डर में उसके डांस पार्टनर और एक दूसरी महिला डांसर की बातचीत रिकॉर्ड थी। असल में एक दूसरी डांसर डोमिनिका की जगह लेना चाहती थी, इसलिए उसने डोमिनिका के डांस पार्टनर को बहकाया और दोनों ने मिलकर उसका पैर तोड़वाने की साजिश रची। यह सुनकर डोमिनिका बहुत गुस्से में थिएटर पहुंची। उसने उस जोड़े को बाथरूम में ढूंढ लिया और गुस्से में एक डंडे से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद डोमिनिका घबरा गई और थिएटर से भाग गई। उसे डर था कि कहीं किसी की जान न चली जाए, इसलिए उसने एम्बुलेंस भी बुला ली। फिर वह घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी मां दर्द में फर्श पर पड़ी हुई है। पता चला कि थिएटर ने अब पैसे देना बंद कर दिया था, इसलिए जो नर्स उसकी मां की देखभाल करती थी वह भी काम पर आना बंद कर चुकी थी। अब अपनी मां की देखभाल और शहर में रहने के लिए डोमिनिका ने फैसला किया कि वह अपने अंकल इवान से मिलेगी और उनसे कोई काम मांगेगी। इवान किसी की भी मुफ्त में मदद नहीं करता था, चाहे वह उसकी अपनी भतीजी ही क्यों ना हो। उसने कहा कि पहले डोमिनिका को उसका एक काम करना होगा। इवान ने डोमिनिका से कहा कि शुक्रवार रात 9 बजे एक बड़े होटल में जाना, वहां नहाकर पहले से तैयार किया हुआ ड्रेस पहनना और बार लॉबी में सबसे ध्यान खींचने वाली जगह पर बैठना ताकि अमीर कारोबारी दिमित्री की नजर उस पर पड़े। फिर उससे बात शुरू करना और उसे होटल के कमरे तक ले जाना। मौका मिलते ही उसका फोन बदल देना। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। दिमित्री उसके साथ बहुत रूखा व्यवहार करने लगा। तभी अचानक पीछे से हेलमेट पहना हुआ एक हत्यारा आया और उसने तार से दिमित्री का गला घोंट दिया। यह देखकर डोमिनिका बहुत डर गई। अब वह मजबूर थी कि हत्यारे की बात माने। हत्यारे ने साइलेंसर वाली बंदूक से दरवाजे का लॉक तोड़ा और डोमिनिका को नीचे गैरेज में ले गया। बॉडीगार्ड से निपटने के बाद वह उसे होटल के एक गुप्त कमरे में ले गया। फिर हत्यारे ने अपना हेलमेट उतारा और अपना असली चेहरा दिखाया। उसी समय इवान भी कमरे में आ गया। अब इवान बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था, बहुत ठंडा और निर्दयी। उसने कहा कि क्योंकि डोमिनिका ने हत्यारे को काम करते हुए देख लिया है और उसका चेहरा भी देख लिया है, इसीलिए अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और वह रूस की जासूस बनेगी। दूसरा, अभी उसकी जान ले ली जाएगी। जाहिर है डोमिनिका के पास पहला विकल्प चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह अपनी मां से अलविदा कहने घर गई। उसकी मां ने उसे सिर्फ एक जरूरी सलाह दी, इवान के साथ रहते हुए हमेशा खुद को सुरक्षित रखना और अपने सारे भागने के रास्ते कभी बंद मत करना। डोमिनिका को लेने आई कार बर्फ से ढकी सड़क पर चल रही थी। उसे पता था कि इस सफर के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और वह कभी वापस नहीं जा पाएगी। उसे साइबेरिया में रूस के एक गुप्त सैन्य स्कूल नंबर 4 में ले जाया गया। वहां एक महिला प्रशिक्षक ने उसका स्वागत किया और उसे स्कूल के नियमों की एक कॉपी दी। सबसे पहला नियम था कि किसी भी हालत में अपना असली नाम या निजी जानकारी नहीं बतानी है। इस स्कूल में सभी छात्रों को स्पैरो कहा जाता था। वे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए युवा लड़के और लड़कियां थे। उनकी मुख्य ट्रेनिंग यह थी कि दुश्मन की कमजोरी ढूंढना और उसका फायदा उठाना। फिर महिला प्रशिक्षक ने डोमिनिका और एक लड़के को आगे बुलाया और कहा कि पूरी क्लास के सामने कपड़े उतार दो। डोमिनिका को यह सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन प्रशिक्षक ने कहा कि जन्म से ही उनका शरीर देश का है और देश का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी इज्जत और भावनाएं भूलनी होंगी। इसके अलावा डोमिनिका ने कई तरह की ट्रेनिंग ली, जैसे गन चलाना, ताले खोलना और लोगों का पीछा करना। जैसा इवान ने कहा था, डोमिनिका जासूसी के लिए बहुत तेज और होशियार निकली। हर विषय में वह सबसे अच्छी थी, लेकिन इसी वजह से बाकी छात्र उससे जलने लगे। एक दिन जब डोमिनिका नहा रही थी, तभी एक नंगा छात्र
अचानक उसे दीवार से धक्का देकर दबाने लगा। वह काफी समय से डोमिनिका से नाराज था और उसे नीच तरीके से काबू करना चाहता था, लेकिन डोमिनिका इतनी आसान नहीं थी कि कोई उसे काबू कर सके। उसने पास रखा लोहे का रॉड उठाया और उस लड़के को मारकर गिरा दिया। इस घटना के बाद हेडमास्टर ने डोमिनिका को अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसे अपने सहपाठी को मारने के लिए डांटा नहीं, लेकिन महिला प्रशिक्षक ने इस बात को नहीं छोड़ा। क्लास में उसने डोमिनिका को आगे बुलाया और उसी लड़के को भी बुला लिया जिसे उसने हराया था। उसने डोमिनिका से कहा कि उसे वह दो जो वह सच में चाहता है। लड़के ने डोमिनिका से कहा कि वह पीछे मुड़ जाए, लेकिन डोमिनिका ने मना कर दिया। उसने सीधे पूरी क्लास के सामने अपने कपड़े उतार दिए। डोमिनिका को इतना बेखौफ देखकर उस लड़के की हिम्मत टूट गई। उसने चुपचाप अपनी पैंट पहनी और हार कर वहां से चला गया। असल में डोमिनिका समझ चुकी थी कि वह लड़का सिर्फ ताकत और नियंत्रण चाहता था। हेडमास्टर को लगा कि डोमिनिका लोगों के दिमाग और भावनाओं को पढ़ने की कला सीख चुकी है, इसलिए उन्होंने उसे ग्रेजुएट कर दिया और उसे वापस रूस भेज दिया। जैसे ही डोमिनिका घर पहुंची, इवान का फोन आ गया। डोमिनिका एक रेस्टोरेंट में इवान से मिलने गई। वहां इवान ने उसे उसका पहला मिशन दिया। कुछ महीने पहले नैश, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी का जासूस था, रूस के एक पार्क में अपने एक सूत्र से गुप्त जानकारी लेने आया था। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और उस सूत्र को रोक लिया। यह देखकर नैश ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर कई गोलियां चलाईं ताकि पुलिस का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। इससे वह अपने सूत्र को बचाने में सफल हो गया। फिर नैश सीधे अमेरिकी दूतावास भाग गया और सुरक्षित हो गया। बाद में वह कुछ समय के लिए अमेरिका लौट गया, लेकिन अब रूसी सुरक्षा एजेंसी को पता चला कि वह यूरोप के बुडापेस्ट शहर में है। इवान ने तय किया कि डोमिनिका को नैश के करीब भेजा जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि उसका सूत्र कौन है। डोमिनिका जासूस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इवान ने वादा किया कि अगर वह यह मिशन पूरा कर लेगी तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। मजबूरी में डोमिनिका को बुडापेस्ट जाना पड़ा। वहां उसे रूसी सुरक्षा एजेंसी की बिल्डिंग में रहने की जगह दी गई। उसकी रूममेट मार्टा नाम की एक अनुभवी जासूस थी। मार्टा ने उसे बताया कि यहाँ का स्टेशन चीफ एक बहुत लालची और बदतमीज बूढ़ा आदमी है, इसलिए उसे सावधान रहना। जैसा मार्टा ने कहा था वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने डोमिनिका को देखा, उसकी बुरी नजर उस पर पड़ गई और वह उसके करीब आने के मौके ढूंढने लगा। लेकिन डोमिनिका को ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। दस्तावेजों से उसे पता चला कि नैश को हर दिन तैरना पसंद है, इसलिए वह पूरे दिन चुपचाप स्विमिंग पूल से उसका पीछा करती रही। शाम को उसने अपने बालों को सुनहरा ब्लॉन्ड रंग कर लिया। अगले दिन उसने उसी स्विमिंग पूल में मेंबरशिप कार्ड बनवाया। जब वह फॉर्म में जानकारी भर रही थी तो वह थोड़ी देर रुकी। पहले उसने नकली नाम वाला फॉर्म फाड़ दिया और फिर उसमें अपना असली नाम लिख दिया। इसका मतलब था कि उसने अपनी असली पहचान सामने वाले के सामने खोल दी। फिर डोमिनिका सेक्सी स्विमसूट पहनकर जानबूझकर नैश के सामने से गुजरी ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ जाए। जब वह पूल से बाहर जा रही थी तो नैश ने उसे रोक लिया। हैरानी की बात यह थी कि नैश ने कहा कि वह कल से ही उसे देख रहा था और उसे यह भी पता चल गया था कि उसने अपने बाल रंगे हैं। इससे साफ था कि नैश समझ गया था कि डोमिनिका जानबूझकर उसके करीब आ रही है। यह सुनकर डोमिनिका थोड़ी घबराई हुई बस में बैठ गई, लेकिन जैसे ही बस चलने लगी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले दिन डोमिनिका हमेशा की तरह स्विमिंग पूल गई, लेकिन आज नैश वहां नहीं आया। जब वह वापस जाने लगी और चाबी लौट आई तो स्टाफ को उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी। बाद में पता चला कि नैश उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चुरा कर ले गया था। उसने डोमिनिका की असली जानकारी ढूंढ ली थी। फिर उसने यह जानकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को दे दी। उन्हें पता चला कि डोमिनिका पहले एक डांसर थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह रूसी सुरक्षा एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर की रिश्तेदार हैं। नैश को लगा कि इस महिला ने अपना असली नाम जानबूझकर लिखा है। जरूर इसके पीछे कोई खास मकसद होगा। इन सब कारणों से उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाए। अगले दिन एक अंतर्राष्ट्रीय वाइन पार्टी में नैश और डोमिनिका फिर मिले। अब दोनों को एक दूसरे की पहचान पता थी, इसीलिए वे बिना किसी डर के खुलकर बात करने लगे। नैश ने साफ कहा कि वह उसका दोस्त बनना चाहता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगले दिन साथ में डिनर करेंगे। उस रात जब डोमिनिका घर लौटी तो उसने देखा कि मार्टा कमरे में नहीं है, इसलिए उसने चुपके से कमरे की तलाशी ली। आखिर उसे दीवार के कोने में एक तेल वाले कागज का बैग मिला। उसके अंदर मार्टा और एक अमेरिकी महिला की कई निजी तस्वीरें थीं। डायरी में लिखा था कि यह महिला अमेरिकी सीनेट के चीफ ऑफ स्टाफ की अधिकारी है। उसी समय डोमिनिका ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मार्टा वापस आ गई थी, लेकिन डोमिनिका जल्दी जल्दी डायरी के कुछ और पन्ने देख पाई। उसे पता चला कि मार्टा जल्द ही लंदन में $2,50,000 का
खुफिया सौदा करने वाली है। जब मार्टा कमरे में आई तो डोमिनिका भी अपने कमरे से बाहर आ गई। मार्टा ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया। असल में डोमिनिका ने स्टेशन चीफ के साथ सोने से मना कर दिया था, इसलिए उस आदमी ने गुस्से में रूसी सुरक्षा एजेंसी को शिकायत कर दी कि डोमिनिका कोई प्रगति नहीं कर रही है। इस वजह से अगली रात डोमिनिका नैश के साथ डिनर पर नहीं गई, बल्कि चुपके से उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई। अब उसका पता जानने के बाद डोमिनिका ने सोचा कि सीधे उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। उसने नकली आंसू निकाले और नैश के घर की घंटी बजा दी। वह धीरे धीरे खुद को बेचारी दिखाते हुए उसके करीब आने लगी और अपनी खूबसूरती से उसे फंसाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उम्मीद के उल्टा नैश उसके जाल में नहीं फंसा। उसने डोमिनिका से कहा कि उसे सोचना चाहिए कि वह असल में जिंदगी में क्या चाहती है। यह पहली बार था जब डोमिनिका किसी की मानसिकता समझने में असफल हुई, इसलिए उसने नैश से कहा कि वे अगले दिन फिर मिलेंगे। लेकिन अगले दिन डोमिनिका काफी देर तक स्विमिंग पूल में इंतजार करती रही, फिर भी नैश नहीं आया। मजबूर होकर वह फिर नैश के घर गई। इस बार उसने अपनी ताला खोलने की खास कला से दरवाजा खोल लिया। उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई खास चीज नहीं मिली। जब वह जाने वाली थी तभी उसने देखा कि पिछली रात के 2 वाइन के गिलास अभी भी टेबल पर रखे हैं। उसने उस गिलास को उठा लिया जिस पर नैश की उंगलियों के निशान थे। जब वह वापस लौटी तो हैरान रह गई, क्योंकि इवान वहां आ चुका था। यह सब स्टेशन चीफ की शिकायत का नतीजा था। क्योंकि डोमिनिका को नैश से कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए उसने घबराकर इवान को मार्टा के $2,50,000 वाले सौदे के बारे में बता दिया। साथ ही उसने झूठ बोला कि यह काम वह और मार्टा मिलकर कर रहे हैं, और उसने इवान से कहा कि पहले उसे $2,50,000 दे दें। इवान समझ गया कि यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए उसने फिलहाल डोमिनिका को छोड़ दिया। जब इवान जाने लगा तो उसे याद आया कि वह अपना कोट भूल गया है। डोमिनिका उसे लाने के लिए गई। तभी उसे गलती से इवान की एक चीज मिल गई। डोमिनिका ने इवान का पासपोर्ट देखा और उसका नंबर जल्दी से याद कर लिया। इवान को विदा करने के बाद जब वह मुड़ी तो देखा कि मार्टा उसके सामने बंदूक लेकर खड़ी है। असल में मार्टा ने उनकी सारी बातचीत सुन ली थी। मार्टा ने डोमिनिका से पूछा कि वह उस मिशन को क्यों लेना चाहती है, जिसे पाने के लिए उसने 1 साल से ज्यादा मेहनत की थी। डोमिनिका जानती थी कि मार्टा के पास $2,50,000 नहीं है, लेकिन वह रूसी सुरक्षा एजेंसी के डायरेक्टर से पैसे दिलवा सकती है ताकि मार्टा यह सौदा पूरा कर सके। मार्टा को यह जानने की उत्सुकता हुई कि डोमिनिका अपनी जान जोखिम में डालकर यह मिशन क्यों करना चाहती है। तब डोमिनिका ने बताया कि उसने पहले इवान के साथ उस हत्यारे को देखा था। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। अगर यह राज खुल जाता तो डोमिनिका को मार दिया जाता, लेकिन उसकी इस हरकत से मार्टा की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। इस घटना के बाद डोमिनिका ट्रेन स्टेशन गई और वियना जाने का टिकट खरीदा। फिर वह एक स्थानीय बैंक के बाहर गई। कांच के दरवाजे से उसने एक नौजवान बैंक कर्मचारी को देखा जो अनुभवहीन लग रहा था। उसने उसे अपना अगला शिकार चुना। जब बैंक बंद होने वाला था तब डोमिनिका ने नया खाता खोलने का बहाना किया। दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी उसी कर्मचारी की थी। जब एक खूबसूरत लड़की ने उसे कॉफी पर चलने और फॉर्म भरने को कहा तो वह कर्मचारी मान गया। उधर दूसरी तरफ मार्टा खुफिया स्टेशन के चीफ के पास गई। वह अभी भी नाराज थी, इसलिए उसने डोमिनिका की कमजोरी उसे बता दी। उस रात जब डोमिनिका अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा कि मार्टा कमरे में नहीं है। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा कि वही हत्यारा जिसने पहले दिमित्री को मारा था वहां आया हुआ था। उसने मार्टा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसने डोमिनिका को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह इवान की रिश्तेदार थी, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि अगर किसी को पता चला कि दिमित्री को उसी ने मारा था तो अगली लाश बाथटब में डोमिनिका की होगी। बाद में जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिला, इसलिए डोमिनिका को छोड़ दिया गया। जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर आई तो नैश उसे लेने आया था। असल में इन दिनों नैश को खबर मिली थी कि डोमिनिका रूस की गुप्त ट्रेनिंग वाली स्पैरो जासूस है। नैश ने सीधे उससे बात की और रूस और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के फर्क के बारे में बताया। उसने कहा कि रूसी एजेंसी अपने ही लोगों के साथ बहुत निर्दयी व्यवहार करती है। नैश चाहता था कि डोमिनिका पक्ष बदलकर CIA के लिए काम करे। उसने वादा किया कि वह उसकी रक्षा करेगा, जैसे उसने अपने पहले वाले मुखबिर की थी। यह सुनकर डोमिनिका थोड़ी डगमगा गई और आखिर में उसने CIA के साथ काम करने की बात मान ली। नैश उसे बुडापेस्ट में CIA के एक सुरक्षित घर में ले गया। वहां 2 CIA अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा के लिए उन्होंने डोमिनिका का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया और उससे कई सवाल पूछे, लेकिन एक अच्छी तरह प्रशिक्षित जासूस के लिए ऐसा टेस्ट ज्यादा असरदार नहीं होता। टेस्ट के बाद डोमिनिका ने भी अपनी शर्त रखी। उसने कहा कि CIA हर महीने $30,000 उसके वियना वाले खाते में भेजे। CIA को लगा कि डोमिनिका थोड़ी लालची है, क्योंकि उसने अभी तक कोई खास जानकारी भी नहीं दी थी
और पैसे मांग रही थी। तब डोमिनिका ने उन्हें बताया कि अमेरिकी सीनेट का चीफ ऑफ स्टाफ मिसाइल बेचने की योजना बना रहा है। ये खबर सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अब उन्हें इस रूसी महिला जासूस को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं हुई। सौदे के दिन डोमिनिका लंदन के एक होटल में पहुंची। कमरे में $2,50,000 रखे थे जो रूसी सुरक्षा एजेंसी ने दिए। डेस्क के गुप्त हिस्से में CIA की नकली जानकारी भी रखी गई थी। फिर डोमिनिका होटल के बार में बैठकर चीफ ऑफ स्टाफ का इंतजार करने लगी, लेकिन अचानक वहां खुफिया स्टेशन का चीफ मैक्सिम आ गया। असल में उसे इस सौदे की चिंता थी, इसलिए वह खुद मदद करने आ गया। लेकिन डोमिनिका समझ गई कि उसे असल में इवान ने यहाँ भेजा है। डोमिनिका गुस्से में मैक्सिम का पीछा करते हुए कमरे तक चली गई। कुछ देर बाद चीफ ऑफ स्टाफ भी वहां पहुंच गया। कुछ देर बाद स्टेफनी वहां पहुंची। डोमिनिका उसके पास जाकर बैठ गई और खुद को आज के सौदे की डीलर बताया। स्टेफनी ने देखा कि यह मार्टा नहीं है, इसलिए वह सतर्क हो गई और होटल छोड़कर जाने लगी। लेकिन डोमिनिका ने पहले ही उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा ली थी। उसे पता था कि स्टेफनी को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए उसने स्टेफनी को समझाकर सौदे वाले कमरे में ले गई। जब स्टेफनी ने पैसों से भरा बैग देखा तो उसका शक खत्म हो गया। उसने वह डिस्क डोमिनिका को दे दी जिसमें गुप्त जानकारी थी। डोमिनिका जब टेबल के नीचे बने गुप्त खाने को खोल रही थी तब वह डिस्क को बदलने लगी, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया, जिससे मैक्सिम को शक होने लगा। बगल वाले कमरे में बैठे CIA एजेंट ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए एक एजेंट तुरंत डोमिनिका के कमरे के दरवाजे की घंटी बजाने पहुंच गया। उसने खुद को होटल मैनेजर बताकर ग्राहक की राय पूछने का बहाना किया। इससे मैक्सिम दरवाजा खोलने बाहर चला गया। इस बीच डोमिनिका को डिस्क बदलने के लिए ज्यादा समय मिल गया और आखिरकार उसने सफलतापूर्वक डिस्क बदल दी। सौदा पूरा होने के बाद डोमिनिका ने स्टेफनी से कहा कि वह 1 घंटे बाद होटल से निकले, लेकिन जैसे ही डोमिनिका गई, स्टेफनी तुरंत पैसों का बैग लेकर होटल से निकल गई। सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करते समय उसने सिगरेट जलाई और अचानक देखा कि दोनों तरफ CIA एजेंट उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर स्टेफनी घबरा गई। उसने पैसों का बैग कूड़ेदान में फेंक दिया और जल्दी से सड़क पार करने लगी, लेकिन अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना होटल के बाहर खड़े रूसी सुरक्षा एजेंसी के आदमी ने भी देख ली। उसने तुरंत फोन करके मैक्सिम को खबर दी। मैक्सिम ने यह सुनते ही ड्राइवर से कहा कि सीधे एयरपोर्ट चलो। उसने डोमिनिका से कहा कि रूसी सुरक्षा एजेंसी के डायरेक्टर उन्हें बधाई देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत मॉस्को वापस जाना होगा। फिर उसने डोमिनिका से उसका टिकट और पासपोर्ट मांगा। डोमिनिका को खतरे का एहसास हो गया, लेकिन वह बाहर से शांत रहने का नाटक करती रही। उधर दूसरी तरफ नैश को होटल से वह डिस्क मिल गई थी और वह जाने वाला था। तभी उसे अपने अधिकारियों का फोन आया। जब उसे पता चला कि स्टेफनी की कार से टकराकर मौत हो गई है, तो उसे समझ आ गया कि यह मामला डोमिनिका के लिए खतरनाक हो सकता है। वह तुरंत कार से एयरपोर्ट की ओर भागा ताकि उसे बचा सके। एयरपोर्ट पर उसने देखा कि डोमिनिका वेटिंग एरिया में जाने के लिए लाइन में खड़ी है। डोमिनिका ने पीछे मुड़कर नैश को देखा और सिर हिलाकर इशारा किया कि वह कुछ भी जल्दबाजी में न करे। नैश मजबूर था, क्योंकि उसे पता था कि डोमिनिका का यह सफर बहुत खतरनाक हो सकता है। मॉस्को में रूसी सुरक्षा मुख्यालय पहुंचने के बाद एक पूछताछ अधिकारी ने डोमिनिका से पूछा कि क्या उसने अमेरिकियों को जानकारी दी है, लेकिन डोमिनिका ने साफ इनकार कर दिया, चाहे उसे मार भी दिया जाए। उसकी जिद देखकर इवान ने फोन पर आदेश दिया कि उस पर यातना, टॉर्चर इस्तेमाल की। डोमिनिका को नंगा करके एक ठंडी कोठरी में बंद कर दिया गया। उसके ऊपर लगातार ठंडा पानी डाला जाता रहा। इसके बाद उसे फिर से पूछताछ वाले कमरे में ले जाया गया। उससे वही सवाल पूछा गया, लेकिन डोमिनिका ने फिर भी कुछ नहीं माना। इस बार उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। फिर उसे एक वीडियो दिखाया गया जिसमें मैक्सिम को मार दिया गया था। पूछताछ करने वाले अधिकारी ने उसके पीछे बंदूक रखी और आखिरी बार वही सवाल पूछा, लेकिन डोमिनिका ने फिर भी कुछ नहीं माना। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी। उसी समय इवान वहां आ गया और उसने डोमिनिका से सच बताने को कहा, लेकिन डोमिनिका ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह मिशन पूरा करने के लिए किया। उसने अमेरिकियों का भरोसा जीतने के लिए ऐसा किया ताकि आखिर में उनके मुखबिर की जानकारी मिल सके। जासूस स्पैरो के लिए मिशन पूरा करने के लिए कुछ भी करना सामान्य बात थी, इसलिए इवान उसकी बात का विरोध नहीं कर सका। अपनी भतीजी की हालत देखकर इवान का दिल पिघल गया, इसलिए उसने उसे अभी के लिए छोड़ दिया। जब इवान ने यह बात डायरेक्टर को बताई तो डायरेक्टर और हेडमास्टर दोनों को शक हुआ कि डोमिनिका इवान को धोखा दे रही है। इससे इवान पर भी दबाव आ गया। उसने कहा कि अगर उसे डोमिनिका के गद्दार होने का सबूत मिला तो वह खुद उसे मार देगा। इसके बाद डोमिनिका फिर से बुडापेस्ट लौट आई और नैश के पास गई। उसे पता था कि नैश अपने मुखबिर का नाम कभी नहीं बताएगा, इसलिए आखिर में उसकी मौत तय हो सकती है। डोमिनिका ने सोचा कि अगर उसे सुरक्षा चाहिए तो और ज्यादा पैसे मांगने होंगे। उसने कहा कि $2,50,000
उसके वीना वाले खाते में भेजे जाएं। नैश ने उसकी सारी शर्तें मान ली। आखिरकार नैश इस रूसी लड़की के सामने हार गया, लेकिन जो होना था वह आखिर हो ही गया। एक दिन जब डोमिनिका सुबह उठी तो नैश कमरे में नहीं था। जब वह किचन में गई तो उसने देखा कि वही हत्यारा तार से नैश का गला घोंट रहा है। डोमिनिका तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने दिखावे के लिए हत्यारे का साथ दिया और नैश के हाथ बांधने में मदद की। हत्यारे ने थोड़ी देर के लिए तार ढीला किया और यातना देने वाले औजारों का बैग निकाल लिया। ये औजार अस्पतालों में जलने वाले मरीजों की त्वचा बदलने के काम आते हैं। वह नैश को धीरे धीरे यातना देकर मुखबिर का नाम निकलवाना चाहता था। डोमिनिका बिना भाव के खड़ी होकर यह सब देखती रही। उसने तो हत्यारे की मदद भी की और नैश को पकड़ कर रखा, लेकिन जब नैश कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ तो डोमिनिका ने हत्यारे से औजार मांगा। जैसे ही मौका मिला उसने अचानक हत्यारे पर हमला कर दिया। असल में वह शुरू से ही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि नैश को बचा सके। हत्यारा फिर उठ गया और तेज चाकू लेकर दोनों पर हमला करने लगा, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और मिलकर उसका सामना किया। मौका देखकर डोमिनिका ने हत्यारे के पैर की नस काट दी, जिससे वह गिर गया और खड़ा नहीं हो पाया। फिर डोमिनिका आगे बढ़ी और उसे मार दिया। जब डोमिनिका की आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसकी तबीयत अब ठीक थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि हत्यारे की मौत से साफ था कि उसने अपने ही लोगों के खिलाफ काम किया है। उसी समय अचानक हेडमास्टर उसके सामने आ गए। डोमिनिका को लगा कि हेडमास्टर उसे मारने आए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वही असली मुखबिर इन्फॉर्मेंट हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर था, लेकिन रूसी सरकार ने एक अमेरिकी डॉक्टर को ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं दी। इसी वजह से उनकी पत्नी की जल्दी मौत हो गई। इसी कारण से उन्होंने रूस से गद्दारी करके अमेरिकियों की मदद करना शुरू किया, लेकिन अब वह इस काम से थक चुके थे। उन्हें लगा कि डोमिनिका में इतनी क्षमता है कि वह उनकी जगह ले सकती है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि डोमिनिका उन्हें ही गद्दार के रूप में उजागर कर दे। इस तरह डोमिनिका की जान भी बच जाएगी और वह उनकी जगह लेकर CIA के लिए काम करती रह सकती है। इस बड़े मोड़ के बाद डोमिनिका ने अपनी योजना शुरू की। सबसे पहले वह बुडापेस्ट पुलिस के सामने खुद को पेश कर दिया और कहा कि उसने ही उस हत्यारे को मारा है। फिर उसने कहा कि वह रूसी दूतावास के लोगों से मिलना चाहती है। जब वह दूतावास के अधिकारियों से मिली तो उसने कहा कि वह रूसी सुरक्षा एजेंसी के डायरेक्टर से बात करना चाहती है। उसने कहा कि वह गद्दार का नाम बताने के बदले अपनी जान बचाना चाहती है। फोन पर उसने डायरेक्टर को गद्दार का नाम बता दिया। उधर उसी समय हेडमास्टर अपने घर लौटे और उन्होंने दरवाजा भी बंद नहीं किया। वह बस सोफे पर बैठकर चुपचाप अपने गिरफ्तार होने का इंतजार करने लगे। डोमिनिका को पुलिस एयरपोर्ट लेकर गई। वहां CIA के लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। नैश उसे देखकर निराश नजरों से देख रहा था। उसी समय एक रूसी हेलीकॉप्टर वहां आया और वे लोग एक जासूस को लेकर आए। जब नैश ने कहा कि उसका चेहरा दिखाया जाए तो सब हैरान रह गए। वह व्यक्ति हेडमास्टर नहीं बल्कि इवान था। तभी नैश समझ गया कि डोमिनिका ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। असल में डोमिनिका ने डायरेक्टर को जो गद्दार का नाम बताया था वह हेडमास्टर नहीं बल्कि उसका अंकल इवान था। जांच के दौरान डायरेक्टर को इवान के घर में एक इस्तेमाल किया हुआ वाइन का गिलास मिला। इसके अलावा पता चला कि वेना में इवान का एक गुप्त बैंक खाता भी है, जिसमें अमेरिकियों ने $2,50,000 भेजे थे। साथ ही वह गुप्त जानकारी जो डोमिनिका ने उसे दी थी वह भी वेना से जुड़ी हुई थी। इन सब सबूतों के बाद इवान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। आखिर में इवान ने डोमिनिका के कान में कुछ आखिरी शब्द कहे और फिर अमेरिकियों की तरफ चलने लगा। लेकिन रूस अपने गद्दार को जिंदा जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए पहले से छिपे सैनिकों ने इवान के सिर में गोली मार दी। इसके बाद डोमिनिका को वापस रूस ले जाया गया। वहां उसे देशभक्त हीरो की तरह सम्मान मिला। हेडमास्टर भी नीचे बैठकर ताली बजाते हुए खुश दिखाई दिए। इस तरह डोमिनिका ने अपने अंकल की जगह ले ली और वह रूसी सुरक्षा एजेंसी की नई डायरेक्टर बन गई। साथ ही वह सबसे खतरनाक डबल एजेंट जासूस भी बन गई। अब उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए रूस और अमेरिका के बीच ये खतरनाक खेल खेलते रहना था।